नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे रहस्य में गोता लगाने वाले हैं जो सचमुच रोंगटे खड़े कर देता है। अरब सागर की गहराइयों में एक ऐसा सच छिपा है जो हमारी प्राचीन कहानियों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ता है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। अब जरा सोचिए, क्या एक 5000 साल पुरानी नगरी सिर्फ एक कहानी हो सकती है? सदियों से हमें यही लगता था कि भव्य द्वारिका नगरी केवल एक पौराणिक कथा है। लेकिन क्या हो अगर हमारे वो प्राचीन ग्रंथ सिर्फ कहानियां ना होकर पानी में डूबे एक पूरे के पूरे साम्राज्य का एकदम सटीक नक्शा हो? क्या ऐसा वाकई मुमकिन है? तो चलिए इस रहस्य में थोड़ा और गहराई तक जाते हैं, वो भी बिल्कुल सचमुच। बात है साल 1983 की। गुजरात के ओखा तट के पास डॉक्टर एस.आर. राव और समुद्री पुरातत्वविदों की उनकी टीम ने लहरों के नीचे कुछ ऐसा देखा जिसने इतिहास की सभी धारणाओं को मानो खुली चुनौती दे दी। अब जो चीज उन्होंने वहां देखी ना, वो कोई आम खोज नहीं थी। समुद्र के इतने नीचे भारी भरकम पत्थर की दीवारें, बेहद बारीक नक्काशी और एक पूरे के पूरे डूबे हुए महानगर के अवशेष। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इनका आकार इतना विशाल था कि ये किसी भी एंगल से प्राकृतिक बनावट तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। ये किसी बहुत ही प्राचीन और उन्नत सभ्यता के ठोस प्रमाण थे। अब इन पत्थरों की असल अहमियत समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इस स्वर्ण नगरी की पौराणिक शुरुआत की तरफ। ग्रंथों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए इस अद्भुत नगर को बसाया था। ग्रंथों में जिक्र है कि श्री कृष्ण ने समुद्र देव वरुण से प्रार्थना की और वरुण देव ने उन्हें 12 योजन जमीन दी। अब ये 12 योजन सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन अगर इसे आज के हिसाब से देखें तो ये लगभग 153.6 किलोमीटर का एक विशाल इलाका बनता है। सोचिए, उस समय में इतना बड़ा शहर। और ये शहर कोई साधारण शहर नहीं था। बताया जाता है कि भगवान विश्वकर्मा की बनाई इस नगरी में 9 लाख से ज्यादा भव्य महल थे, वो भी चांदी के फर्श और सोने की दीवारों वाले। इसके अलावा बेहतरीन सिंचाई व्यवस्था, सीधे बंदरगाहों तक जाने वाली चौड़ी सड़कें और एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। मतलब एक ऐसा शहर जिसकी प्लानिंग आज के मॉडर्न इंजीनियर्स के भी पसीने छुड़ा दे। लेकिन हम सब जानते हैं कि जहां कुछ इतना अद्भुत बनता है, विनाश भी उसके आसपास ही मंडरा रहा होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथ कुछ ऐसी भयानक घटनाओं की तरफ इशारा करते हैं जिन्होंने इस सुनहरे शहर का अंत तय कर दिया। अगर हम इस विनाश की कड़ी को देखें तो ये एक के बाद एक हुई घटनाओं का नतीजा था। शुरुआत होती है महाभारत युद्ध के बाद, जब शोक में डूबी रानी गांधारी ने श्री कृष्ण के वंश को श्राप दिया। फिर श्री कृष्ण के बेटे साम ने महान ऋषियों के साथ एक ऐसा मजाक किया जिसके वजह से एक और भयानक श्राप मिला। और आखिर में यदुवंशियों का अपना ही अहंकार उन्हें एक विनाशकारी गृह युद्ध की तरफ ले गया। और इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ तब आता है जब एक शिकारी का तीर भूलवश श्री कृष्ण को लग जाता है, और जैसे ही वो अपनी देह त्यागते हैं, उनका बसाया हुआ वो वैभवशाली शहर द्वारका हमेशा हमेशा के लिए समुद्र की लहरों में समा जाता है। अब हजारों सालों तक तो यही माना जाता रहा कि कहानी बस यहीं खत्म हो गई, ये सिर्फ एक मिथ्यक है। लेकिन फिर आधुनिक विज्ञान ने एंट्री ली। वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना ये पता लगाया जाए कि क्या ये प्राचीन ग्रंथ वाकई इतिहास का कोई पक्का सबूत हो सकते हैं। सच कहूं तो इस नगरी की खोज रातों रात नहीं हुई। 1930 के दशक में मछुआरों ने पानी के नीचे खंडहर देखे जाने की कहानियां सुनानी शुरू की। इसके बाद 1963 में एएसआई ने पहली बार खुदाई की। लेकिन असली सुराग मिला 1970 के दशक में, जब 6वीं शताब्दी का एक ताम्रपत्र मिला। इसी ताम्रपत्र ने पहली बार इस इलाके को ऐतिहासिक रूप से श्री कृष्ण के निवास स्थान से जोड़ा। लेकिन इस पूरी खोज को जिसने असली रफ्तार दी, वो थे डॉक्टर एस.आर. राव। उनका पक्का विश्वास था कि हमारे ग्रंथ कोरी कल्पना नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, उन्होंने भारत में समुद्री पुरातत्व की नींव तब रखी जब उनके पास कोई खास आधुनिक तकनीक नहीं थी और फंड के नाम पर थे सिर्फ 800 रुपए। जी हां, मात्र 800 रुपए से यह ऐतिहासिक अभियान शुरू हुआ था। इसके बाद तो जैसे खोज का सिलसिला ही चल पड़ा। डॉक्टर राव की शुरुआती डाइव से लेकर 1990 तक समुद्र से 500 से भी ज्यादा प्राचीन कलाकृतियां निकाली गईं। और फिर आया साल 2001, जब एएसआई और एनआईओटी ने हाईटेक सोनार और डिजिटल मैपिंग का इस्तेमाल किया। इस तकनीक ने समुद्र के तल में छिपे रहस्यों की एक एकदम साफ तस्वीर दुनिया के सामने रख दी। और जो नतीजे सामने आए ना,
वो सच में होश उड़ा देने वाले थे। समुद्र तल से 30 मीटर नीचे गोताखोरों को 560 मीटर लंबी एक पत्थर की दीवार मिली। 30 से ज्यादा वास्तुशिल्प खंभे, 3 छेद वाले बेहद एडवांस लंगर, टेराकोटा की मोहरें और ऐसा ड्रेनेज सिस्टम जो बिल्कुल पुराणों में बताए गए उन सुनियोजित बंदरगाहों जैसा ही था, बिल्कुल हूबहू। लेकिन एक चीज जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिक समुदाय को सबसे बड़ा झटका दिया, वो थी कार्बन डेटिंग की रिपोर्ट। समुद्र से मिला एक बर्तन करीब 9000 साल पुराना निकला। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि ये सभ्यता हमारी हड़प्पा सभ्यता से भी कई ज्यादा पुरानी थी। ये सचमुच इतिहास को पूरी तरह से फिर से लिखने जैसा था। तो ये तो साबित हो गया कि शहर सच में था। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतना विशाल और एडवांस महानगर आखिर अरब सागर के इतने नीचे पहुंचा कैसे? इसका जवाब हमें मिलता है सी लेवल राइज थ्योरी, यानी समुद्र के जल स्तर के बढ़ने के सिद्धांत में। यह सिद्धांत हमें बताता है कि हजारों साल पहले ग्लोबल लेवल पर कुछ बहुत बड़े बदलाव हुए थे, जिसके चलते भयानक बाढ़ या सुनामी आई और पूरी की पूरी तट रेखाएं ही पानी में डूब गईं। अब जरा इन दोनों बातों को साथ रखकर देखते हैं। पुराने कथाओं में कहा गया है कि श्री कृष्ण के जाते ही समुद्र ने जमीन को अपने अंदर खींच लिया, और हैरानी की बात यह है कि भूगर्भिक डेटा भी बिल्कुल यही कहानी बयां करता है। डेटा दिखाता है कि 9000 साल पहले समुद्र का स्तर 25 मीटर नीचे था और 5000 ईसा पूर्व के आसपास अचानक से जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ा और भयानक सुनामी आई। हालांकि हमारी कहानियों में कहा गया है कि शहर एक ही दिन में अचानक डूब गया, लेकिन आधुनिक सोनार मैपिंग हमें एक थोड़ी अलग तस्वीर दिखाती है। वैज्ञानिक सबूत इशारा करते हैं कि जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता गया, ये भव्य मंदिर और घर एक झटके में डूबने की बजाय धीरे धीरे समुद्र में खिसकते चले गए। खैर, अब लौटते हैं आज के समय में। आज ये डूबी हुई सभ्यता सिर्फ एक खोज नहीं है, बल्कि ये हमारी प्राचीन आस्था और आधुनिक पुरातात्विक साक्ष्यों के बीच एक बहुत ही मजबूत पुल बन गई है। हाल ही के सालों में हमने कई बड़े माइलस्टोन्स देखे हैं। 2007 में भारतीय नौसेना और एएसआई ने मिलकर पानी के नीचे एक बहुत बड़ा खुदाई अभियान चलाया, और 2024 में तो खुद भारत के प्रधानमंत्री ने इस अंडर वाटर साइट पर जाकर स्कूबा डाइव की। ये सारी चीजें इस बात पर मुहर लगाती हैं कि वैज्ञानिकों और दुनिया ने अब द्वारका को एक प्रामाणिक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो खोज के इस 90 साल लंबे सफर से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि आस्था और विज्ञान को हमेशा एक दूसरे का विरोधी होने की जरूरत नहीं है। कई बार ये सदियों पुरानी कहानियां और हमारी आस्था ही असली इतिहास को खोजने का सबसे सटीक ब्लूप्रिंट बन जाती हैं। और इसी के साथ हम एक ऐसे सवाल पर पहुंचते हैं जो यकीनन सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर द्वारका का वो सुनहरा शहर सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है, तो जरा सोचिए और कौन कौन सी प्राचीन किंवदंतियां और भुला दिए गए इतिहास के पन्ने महासागरों की उस गहरी और अंधेरी दुनिया में फिर से खोजे जाने के इंतजार कर रहे हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही सीखते रहिए और हाँ, सवाल पूछना कभी मत बंद कीजिए।